हेलो गाइस, मैं हूं मिस्टर रोशन और मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं जो दिल्ली प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक की बुक में से है। हमने इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर का है। ओके, पार्ट 2 के अंदर हम जानते हैं पुरातात्विक स्रोत। पहले पार्ट में हमने इसके साहित्यिक स्रोत पढ़ लिए थे। पार्ट 2 में हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में पुरातात्विक शोध पर देखते हैं, जिसके अंदर हम लोग अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, मेहरौली के लोहे स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे, लाल कोट यानी लाल किले के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है कि जो पुरानी पुरानी जो चीज़ें होती है, जैसे सिक्के, बर्तन, अभिलेख, संग और ये खंडर वगैरह। ठीक है, अशोक के अभिलेख, जैसे कि हमको पता है कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। दिल्ली के ऐतिहासिक शहर के रूप में अशोक के शिलालेख मौर्य काल से उसके जुड़ाव को दर्शाते हैं। ये अभिलेख बौद्ध शिक्षा के प्रचार का साधन भी बने हैं। इन अभिलेखों में 2 अभिलेख थे जो बहुत फेमस हैं। पहला बहापुर अभिलेख 1966 में दिल्ली के पास बहापुर में एक अभिलेख अपने मूल स्थान पे पाया गया। जी हाँ, मूल स्थान पे। वरना कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो अभिलेख होते थे एक जगह से तोड़ के दूसरी जगह पर बसा दिए जाते थे या उन्हें संग्रहालय में शिफ्ट कर दिया जाता था, जिससे कि ये अभिलेख टूट जाते थे। पर ये अभिलेख अपने मूल स्थान पे पाया गया है। यह दिल्ली के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है। इस शिलालेख में बौद्ध जीवन शैली पर जोर दिया गया है और कुछ अशोक की बातें भी हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो उसके लिए हमें मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा आएगा स्तंभ, मेरठ का स्तंभ। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए 2 प्रमुख अशोक स्तंभ थे जो चोपड़ा और मेरठ में थे, और इनके अंदर धर्म, अहिंसा और सामाजिक समानता के संदेश दिए गए हैं। इन अभिलेखों को मेरठ और अंबाला से दिल्ली लाया गया था। जी हाँ, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मेहरौली का लौह स्तंभ। इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, यह लौह स्तंभ कुतुब परिसर में मेहरौली में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 23 फीट के आसपास है और स्तंभ के ऊपर उल्टा एक कमल का फूल बना हुआ है, जिस पर पहले शायद जो गरुड़ जी थे ये उनका आसन माना जाता था। ठीक है, गरुड़ जो विष्णु जी के वाहन है, ये वैष्णव प्रतीक के रूप में सजाया गया था। लौह स्तंभ की व्याख्या व स्थानांतरण। ऐसा माना जाता है कि इस स्तंभ में कई अभिलेख लिखे हैं, जिसमें से एक प्रमुख है जो एक चंद्र राजा को दिखाता है, जिसकी पहचान सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड से की गई थी। अभिलेख से पता चलता है कि यह स्तंभ पहले विष्णुपद पहाड़ी पर खड़ा किया गया था। ऐसी मान्यता है कि इस स्तंभ का मूल रूप दिल्ली में नहीं बना था। ना ही हमें किसी जगह की जानकारी मिलती है कि ये कहाँ से आया, और ना ही हमें कोई ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे ऐसी कोई भी कलाकृति बनी हो। परंतु ये इतना भारी है कि इसे दूर से लाना थोड़ा कठिन है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इसे किसी पास के क्षेत्र से लाया गया होगा और बाद में से तोमर शासकों ने दिल्ली लाकर स्थापित कर दिया। नेक्स्ट, लौह स्तंभ की खासियत। इसकी खासियत क्या है, ये इतना ज़्यादा क्यों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है? तोमर और तुर्क शासकों ने इस लौह स्तंभ को अलग अलग तरह से देखा था। तुर्कों ने इसे अपनी मस्जिद के आंगन में रखा था। साथ ही साथ यह स्तंभ लोहे से बना है। कई साल बीतने के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। 19वीं शताब्दी में अभी तक इससे अच्छी धातु तकनीक पश्चिमी देशों में नहीं देखी गई। जी हाँ, अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं एक छोटी सी कहानी जो इसके ऊपर डिपेंड करती है। किदवंती कथा। जी हाँ, लौह स्तंभ के बारे में है ये। एक कथा बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है। लोक कथा के अनुसार एक तोमर राजा था जिसका नाम था अनकपाल। इस स्तंभ को यह जानने के लिए उसने ये खुदवाया कि ये कितना गहरा है, पर असल में ऐसा कहा जाता था कि ये जो स्तंभ है वो नागों के राजा वासुकी के सिर पर टिका हुआ है और इसलिए ये अचल है। यह भविष्यवाणी थी कि जब तक स्तंभ खड़ा रहेगा तब तक राजा अनकपाल का राज चलेगा। जब खुदाई की गई तो नीचे से खून जैसा पदार्थ निकला और राजा ने स्तंभ को फिर से गाड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक जो स्तंभ था वो ढीला हो गया और इसी प्रकार से शहर का नाम ढिल्ली पड़ गया, जो बाद में दिल्ली से कन्वर्ट होकर दिल्ली बन गया। अब पढ़ते हैं हम लोग लालकोट के बारे में। दिल्ली की शुरुआत के लिए दिल्ली को एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर माना जाता है। तोमर वंश के राजा अनकपाल ने सबसे पहले यहाँ एक शहर बसाया। बाद में तोमर शासकों ने अपनी राजधानी को करीब 10 किलोमीटर पश्चिम ले गए और वहीं पर
1060 में लाल कोट का किला बनवाया गया। यह जगह आज के कुतुब मीनार क्षेत्र के आसपास ही है। दिल्ली का पर कब्जा। शुरुआत में दिल्ली का नाम ढिल्लिका था, जो लौह स्तंभ के हिलने की वजह से पड़ा था, और समय के साथ साथ इसका नाम दिल्ली पड़ गया। उदयपुर जिले में एक अभिलेख मिला है जिसमें यह लिखा है कि चौहान राजा विग्रहराज फोर्थ ने ढिल्लिका पे कब्जा कर लिया था। और ओके, नेक्स्ट पॉइंट, राय पिथौरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार छोटे छोटे क्वेश्चन में आ जाते हैं। लाल कोट दिल्ली का सबसे पुराना किला माना जाता है, जिसे तोमर वंश के राजा अनकपाल सेकंड ने बनवाया था। परंतु कुछ समय बाद चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ने इसे और बड़ा व मजबूत किया। तभी से इसे किला राय पिथौरा कहा गया। यह किला कुतुब मीनार और कुतुब मस्जिद के पास के क्षेत्र में था। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। इसके ऐतिहासिक प्रमाण, लाल कोट और किला राय पिथौरा के अवशेष आज भी महरौली के वन क्षेत्र में मिलते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि अगर दिल्ली में कोई जगह है जो एक बार में 1000 साल के इतिहास का अनुभव कराने की भावना देती है, तो वह सिर्फ लाल किला है, मतलब लाल कोट। और लाल कोट दिल्ली का मूल लाल किला था, जिसे पहले किला ए मुबारक कहा गया था। और किला राय पिथौरा लाल कोट का ही विस्तृत रूप है, मतलब जब लाल किले को और ज़्यादा बड़ा किया गया, विस्तृत किया गया, तब इसको नया नाम दिया गया किला राय पिथौरा। ठीक है, इसके और भी कुछ प्रमाण थे, जैसे उत्खनन। लाल कोट में 1997 से 1961 में और 1991 से 1995 तक के बीच में 2 खनन हुए। पहले खनन में किले की दीवारों को जांचा गया। दूसरे खनन में बर्तनों, मूर्ति और तांबे के सिक्के मिले। और टेराकोटा जो वर्ड हैगा, ये चिकनी मिट्टी से बने सामान हैं। ठीक है, और मोतियों की माला सहित कई पुपरा अवशेष प्राप्त हुए। लाल कोट व किला राय पिथौरा। लाल कोट पहले एक किला था, पर बाद में इसे बड़ा करके किला राय पिथौरा बनाया गया, और किला राय पिथौरा लाल कोट से लगभग 2 गुना बड़ा था। 1992 में पृथ्वीराज चौहान तुर्कों से हार गए। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने किला राय पिथौरा पर कब्जा कर लिया और इस जगह का नाम दिल्ली रख दिया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है।